A very good morning to all of you. So, moving further on fluid mechanics, today we will understand a very important concept, viscosity. फाइन, आज हम लोग विस्कोसिटी के सारे कंसेप्ट्स को कोशिश करेंगे समझने का. बेसिकली इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन, कह सकते हो, टू लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड. अब यहां पर रेजिस्टेंस की बात आ रही है. आई होप आप प्रीवियस सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सॉलिड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े होंगे. आई मीन टू से, एक बॉडी और दूसरा बॉडी दोनों अगर सॉलिड है और इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस की बात हो रही है, जिसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं. ओके, तो यहां पर जो बात होगी वो एक फ्लूइड और दूसरे फ्लूइड और इन दोनों के बीच अगर रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो वो विस्कोसिटी कहलाता है. आप सॉलिड और फ्लूइड को भी मर्ज कर सकते हो. आई मीन टू से, सॉलिड और फ्लूइड, इनके बीच में भी रेजिस्टेंस होता है. जैसे सॉलिड का कोई बॉडी है फ्लूइड पे, फॉर एन एग्जांपल एरोप्लेन के केस में. ओके, जब प्लेन लैंड करता है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो ड्रैग कहलाता है. तो पहले तो ये तीन इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन सॉलिड, लिक्विड, या फिर आप कह सकते हो सॉलिड एज वेल एज फ्लूइड. तो जब सॉलिड के बीच में रेजिस्टेंस की बात होगी तो उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं. जब सॉलिड और फ्लूइड के बीच में फ्रिक्शन की बात होगी तो उसको हम लोग ड्रैग कहते हैं. और जब फ्लूइड और फ्लूइड के बीच में रेजिस्टेंस की बात होगी तो उसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं. आज का एजेंडा है विस्कोसिटी को समझना. ओके, आप अगर प्रीवियस लेक्चर को फॉलो किए होंगे, लेट अस अज्यूम ये वेरियस लेयर्स ऑफ फ्लूइड है. इस तरह का डायग्राम हम लोग एक बार और देखे हैं. आई होप लेक्चर 1 अगर आप फॉलो किए होंगे तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे. और ये अज्यूम कर लेते हैं सॉलिड बाउंड्री. ठीक है, दिस इज योर सॉलिड बाउंड्री. हमारा कंसर्न है टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड. ओके, ठीक है, इसको याद करो आप. हम लोग पढ़े थे ये फ्री सरफेस, एक जनरल नोटेशन है जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है. दिस इज वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट डायग्राम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी. हम लोग बात किए थे कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में. आई होप आपके दिमाग में आ रहा होगा. These were some of the molecules, and as discussed earlier, there was a force in between these molecules. It was cohesion. हम लोग कोहेशन के बारे में बात किए थे. इतना गैप नहीं है, इसको डी वाई आप मान सकते हो. ओके, ये जो गैप होता है मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दैट इज़ वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल, तो उसको हम लोग डी वाई मान लेते हैं. ओके, ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स था? आई होप शेयर फोर्स.
ये छोटा छोटा बात याद रखना है, रीज़न बिहाइंड कि आगे जो हम लोग विस्कोसिटी में पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो वहाँ पर ये टर्म आएगा। ओके, तो हमेशा फ्लूइड में जो फोर्स एप्लीकेबल होता है दैट इज़ योर शियर फोर्स। हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि वी कैन नॉट अप्लाई टेंसाइल रेदर कंप्रेसिव फोर्स। ओके, तो हमने शियर फोर्स लगाया तो ये मॉलिक्यूल आगे बढ़ा, ये मॉलिक्यूल कुछ यहाँ आया, कोहेशन के वजह से ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, समवॉट हियर, समवॉट हियर, समवॉट हियर, समवॉट हियर, लेकिन ये नहीं हिला। रीज़न बिहाइंड वी हैड वन assumption and that is no slip condition. I hope things are very clear till now. इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। ओके, तो कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, आगे की तरफ भागा और ये समय के साथ बढ़ता चला जाएगा। जैसे अगले पोजीशन को अगर हम लोग लें तो अगला पोजीशन में भी इंटेंसिटी फोर्स की कमती जा रही है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये तो यहीं रहेगा। ओके, इसमें अगर हम लोग ये देख रहे हैं बिटवीन लेयर्स की बात हो रही है, जस्ट टू विजुअलाइज, आप देखो एक बार ये वाला एंगल बना था। ओके, इसको हम लोग नाम दिए थे डी थीटा, थीटा 1 मान लेते हैं। अगली बार कुछ एंगल ऐसा बना, अगर इसको हम लोग नाम दे दें डी थीटा 2, तो पहला जो डी थीटा 1 बना था वो T1 टाइम पर बना था, ये T2 टाइम पर बना था। ओके, तो वी हैड टॉक्ड दैट डी थीटा बाई डी टी इज योर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। और फ्लूइड मैकेनिक्स में ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय के साथ बदलता रहता है, कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहेगा अनटिल ये फोर्स F, इसको अज्यूम कर लेते हैं 10 न्यूटन, तो ये जो फोर्स F पूरी तरह से ज़ीरो नहीं हो जाए, इसका इंटेंसिटी कम नहीं हो जाए, तब तक ये डिफॉर्म होता रहेगा। ओके, तो ये तो बात हुई थी डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर डिफॉर्मेशन किस तरीके से होगा, मतलब ये एंगल किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, आप अगर ध्यान से देखो यहां पर विस्कोसिटी बात हो रही है इंटरनल रेजिस्टेंस की, अब ये रेजिस्टेंस कहां पर दिख रहा है। ओके, ध्यान से समझेंगे। आई होप इसका वेलोसिटी 0 दिख रहा है, इससे कुछ ज़्यादा वेलोसिटी इसका, इससे कुछ ज़्यादा वेलोसिटी इसका, इससे कुछ ज़्यादा इसका, इससे कुछ ज़्यादा इसका, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, या उसका उल्टा अगर बात करें हम लोग, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो वेलोसिटी कमती जा रही है। मतलब कुछ इस तरह का सिचुएशन डेवलप हो रहा है, एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, लेट अस सपोज कुछ ऐसा है, आप इसको विजुअलाइज कर पाएंगे, ऐसा सिचुएशन है। मान लो हम ये टॉप लेयर को ले लिए, ये वाले टॉप लेयर को, इसको हम यहाँ पर उठाकर दिखा रहे हैं, इस पर फोर्स लगा था 10 न्यूटन, ये मॉलिक्यूल उठकर यहाँ से यहाँ चला गया था। प्रीवियसली ये मॉलिक्यूल यहाँ था, कोहेशन के वजह से जा पाया लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, थोड़ा यहाँ तक रह पाया। ओके, अब यहाँ पर आप देखो ये मॉलिक्यूल इसको इस तरफ खींच रहा है। ओके, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड अधिक है, तो ये अगर इसको इधर खींच रहा है, इसकी स्पीड कम है, तो बट ऑब्वियस है ना कि आपको यहाँ पर एक फोर्स इधर लगता हुआ दिख रहा होगा और एक फोर्स इधर लगता हुआ दिख रहा होगा। ये स्पीड कम के वजह से इसको वापस इस तरफ खींच रहा है, ये स्पीड अधिक होने के वजह से इसको इस तरफ खींच रहा है, तो हमको दो फोर्स दिख रहा है। ओके, और इस तरह के फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, शियर फोर्स। यहीं से देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी कुछ समझ में आएगा। ओके, सबसे पहले ऑब्जर्व न्यूटन ने ही इस चीज़ को किया था और इसीलिए हम लोग विस्कोसिटी में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बात करते हैं।
तो इसी के वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होता है। फाइन, इसी के वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होता है। आई होप वो फ्रिक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला आप उससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। मतलब ये लेयर और ये लेयर के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप हुआ। सिमिलरली अब आप देखोगे, अगर हम तीसरे लेयर को उठाकर देखें, यहाँ ये वाले को, ये वाले और ये वाले को, तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस, फाइन। अब इस केस में आप देखोगे तो इसकी स्पीड अधिक है इसके कंपैरिजन में। ओके, तो ये इस मॉलिक्यूल को इस तरफ खींच रहा है और इसकी स्पीड कम है तो इस तरफ खींच रहा है। तो क्या आपको दिख रहा है एडजेसेंट लेयर्स में, फाइन, एडजेसेंट लेयर्स में एक फ्रिक्शन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। जब सॉलिड सॉलिड हो तो वो टर्म फ्रिक्शन कहलाएगा, जब फ्लूइड फ्लूइड हो तो यही टर्म जो फ्रिक्शन वहां पर हुआ करता था वो विस्कोसिटी कहलाएगा। बात हम लोग रेजिस्टेंस की करेंगे। तो जब ये वाले लेयर और ये वाले लेयर में हम लोग देखेंगे तो फिर से एक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। ओके, अच्छा खास बात देखो यहां पर क्या है, ये वाले पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे, फाइन, और ये वाले मॉलिक्यूल पे आप ध्यान से देखोगे इसके ऊपर कोई नहीं है। इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब वहां कोहेशन नहीं, वहां एडहेशन है। ओके, दैट डिपेंड्स। हमेशा विस्कोसिटी इस लेयर पर होगी, इस 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 पर होगी। जो बाउंड्री के साथ अटैच्ड है वो तो बेचारा रिलेटिव स्पीड उसका बाउंड्री के साथ जीरो है। दैट मीन्स जो बाउंड्री की स्पीड है वही स्पीड उसकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन ऑफ योर फ्लूइड मैकेनिक्स की नो स्लिप कंडीशन होता है। तो नो स्लिप कंडीशन की वजह से ये तो स्टैटिक है, ये तो फिक्स्ड है, इसका तो रिलेटिव वेलोसिटी बाउंड्री के साथ जीरो है। मतलब अगर बाउंड्री मूव कर रहा है तो ठीक है, ये मूव कर रहा होगा, अगर बाउंड्री स्टैटिक है तो ये भी स्टैटिक है। तो इसके लिए विस्कोसिटी नहीं है एप्लीकेबल, इसके लिए विस्कोसिटी एप्लीकेबल नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप ये सारे मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो विस्कोसिटी आपको दिखेगा, रेजिस्टेंस दिखेगा। रेजिस्टेंस बस इसलिए दिख रहा है क्योंकि अगर लेट अस अस्यूम आई एम द मॉलिक्यूल, फाइन, तो हम एक हाथ इस तरफ पकड़े हुए हैं और एक हाथ हम इस तरफ पकड़े हुए हैं। ओके, ये सामने वाला हमको आगे खींच रहा है और ये जो है वो हमको पीछे खींच रहा है। ओके, तो रेजिस्टेंस तो बट ऑब्वियस है होना है। ओके, तो यही बेसिकली कंसेप्ट होता है विस्कोसिटी का। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ओके, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ओके, तो मेरा du में चेंजेस आ रहा है, मतलब इफ़ u इज़ द स्पीड, लिख देते हैं इफ़ u इज़ द स्पीड। ओके, तो du में चेंज आ रहा है। लेकिन ये du में जो बदलाव आ रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, इस तरफ जाने पर या इस तरफ जाने पर? बट ऑब्वियस है ना, y के टर्म में, तो हमको यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट क्या दिखेगा, dy दिखेगा। ओके, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इसको हम लोग du/dy, ये y के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर ठीक है, इसी पर आते हैं, इसको थोड़ा सा और इनलार्ज करते हैं, कोशिश करते हैं इसको समझने का। आई होप आप ये स्पीड कहीं कहीं आपको ये वेलोसिटी दिखेगा, नथिंग टू वरी, या आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखा रहेगा, वन एंड द सेम थिंग। आप समझने के लिए इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी समझ सकते हो या वेलोसिटी ग्रेडियंट भी समझ सकते हो। ये रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन था, ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट था। हम ये वाले को थोड़ा सा जूम कर रहे हैं वहां पर, इट इज समवॉट लाइक दिस। और थोड़ा सा यहाँ नॉर्मल मैथ्स लगाते हैं, नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स। ओके, ऐसा लगाते हैं, फाइन। आपको दिख रहा होगा कि अगर इसका स्पीड u है, लेट अस सपोज ये वाला मॉलिक्यूल u स्पीड से भागा है, ये उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, तो क्या ये भी u स्पीड से भाग रहा होगा? कॉमन सेंस वाली बात है
कि अगर नीचे वाला मॉलिक्यूल u स्पीड से भागता है तो ये u प्लस du स्पीड से भागेगा। दिस इज स्पीड, ध्यान रहे हम बात कर रहे हैं कि नीचे वाले मॉलिक्यूल की स्पीड अगर u है तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल की स्पीड u प्लस du होगी, उससे थोड़ी अधिक होगी। एंड द रीज़न बिहाइंड कि इसी के वजह से ये यहाँ से यहाँ सफ़र तय कर पाया, ये यहाँ से यहीं तक सफ़र तय कर पाया। ओके, इसको हम यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं तो हमको यहाँ पर एक एंगल बनता दिख रहा है थीटा। ठीक, जो ये थीटा की बात किए थे, जो ये डी थीटा है समय के साथ बदलेगा। ओके, मान लेते हैं ऐसा। आप जानते होंगे स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। ओके, अगर इसकी स्पीड u है, हम निकालना चाहते हैं डिस्टेंस, हम निकालना चाहते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो क्या आप बोलोगे स्पीड u, मान लो एक एलिमेंट्री टाइम dt के लिए, ठीक है, यहां लिख दे रहे फॉर टाइम dt, तो dt टाइम के लिए u dt होना चाहिए। ओके, अच्छा अगर यहां से यहां u dt है तो आप समझ पा रहे होंगे ना, यहां से यहां भी u डॉट dt होना चाहिए, बट ऑब्वियस है। अब थोड़ा यहां बारीकी से आप समझोगे, u स्पीड के वजह से मॉलिक्यूल सक्षम था, एफिशिएंट था यहां से यहां जाने में। ओके, बट ऑब्वियस है वही सेम नेचर का मॉलिक्यूल है, तो u स्पीड से वो यहां से यहां तक पहुंच जाता। जैसे ये यहां से यहां सक्षम था पहुंचने में, तो ये मॉलिक्यूल u स्पीड से यहां पहुंच जाता, लेकिन वो यहां से यहां नहीं, यहां से यहां तक पहुंच पाया, पूरा यहां से यहां चला गया। तो जो उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस किसके वजह से ट्रैवल किया, तो आप तो यही उसको जवाब दोगे कि जो एक्स्ट्रा स्पीड है उसका, उसके वजह से वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर उसका स्पीड ये u रहता तो वो तो u dt ट्रैवल करता, लेकिन वो u dt से कुछ ज़्यादा ट्रैवल किया, तो उसके पीछे रीज़न कौन है, तो रीज़न तो du है। मतलब जो छोटा एक एलिमेंट्री स्पीड बढ़ा हुआ है u से, उसके वजह से ये वाला मॉलिक्यूल इसके अपेक्षाकृत थोड़ा और आगे भाग गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, उसके पीछे रीज़न ये du है। तो नाउ अगेन स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो हम तो ये बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे ना कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप कहोगे सर ये du इंटू dt है। वो जो du एक्स्ट्रा स्पीड था वो dt टाइम के लिए ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, अच्छा हम लोग बात किए ये लेयर्स, जो एक के बाद एक लेयर, तो ये यहाँ से यहाँ हम अज्यूम करके रखे हुए हैं dy, छोटा सा लेयर है, फाइन, एक छोटा सा गैप है, तो आपको एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा होगा, ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, और उस ट्रायंगल को अगर फिर से जूम किया जाए, यहाँ पर अगर उस ट्रायंगल को जूम किया जाए तो कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस शेडेड पोर्शन। ओके, जिसमें ये वाला du डॉट dt है, यहां से यहां dy है, बट ऑब्वियस है ना, ये dy तो ये भी dy, और ये एंगल d थीटा है, छोटा सा एंगल बना है, फाइन, ये d थीटा है। लगा देते हैं इस पर tan थीटा, बहुत आसान, यहीं पर लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू p du डॉट dt बाई p बाई b dy। आई एम वेरी सॉरी, दिस इज tan ऑफ d थीटा। और आप ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो जान ही रहे होंगे कि स्मॉल एंगल्स के लिए, आई मीन जब हम लोग डिफरेंशियल एंगल की बात करते हैं, tan ऑफ d थीटा दैट इज इक्वल टू tan d थीटा, tan ऑफ स्मॉल एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल ओनली। तो d थीटा का tan d थीटा बराबर क्या हो जाएगा, d थीटा, d थीटा इज इक्वल टू du बाई dt बाई dy। कुछ नहीं करना है, dt को यहाँ ले आना है, तो d थीटा बाई dt इज इक्वल टू du बाई
dy. This is a very very important concept कि रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो कभी भी एक फ्लूइड अगर आई मीन टू से मोशन में है, देख लो आप इस तरीके से, तो जो ऊपर जाते वक्त हमारा जो स्पीड कमता जा रहा है या नीचे आते वक्त सॉरी ऊपर जाते वक्त बढ़ता जा रहा है, नीचे आते वक्त कमता जा रहा है, जिसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कर रहे हैं, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू दिस रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि du by dy इज इक्वल टू d थीटा बाई dt। ओके, आई होप टिल नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर। अब हम लोगों का एजेंडा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को समझना। ओके जैसा कि हम लोग अभी बात किए कि रेजिस्टेंस है, ओके, चेंज ऑफ आई मीन वेलोसिटी है, चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से रेजिस्टेंस है। ओके, एक मॉलिक्यूल आगे इस तरफ है, एक मॉलिक्यूल इस तरफ है, कोहेशन वाला बॉन्डिंग है, फाइन। तो ये हमको इधर खींच रहा है, ये हमको इधर खींच रहा है। ओके, तो बट ऑब्वियस है एक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। अब इसी को न्यूटन ने सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया। बहुत आसान है, वही जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पिक्चर एक निकाले थे, उसी को यहाँ पर जूम करके फिर से दिखा रहे हैं। ये ऐसा गया, ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, ये भाग रहा है इस तरफ, इसकी वेलोसिटी कम है, ये dy, ये u प्लस du, ओके, और कुछ इस तरीके से जो हम लोग अभी ऑब्जर्व किए थे डी थीटा, और यहाँ से निकाले थे du बाई डी थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी टी। रैदर वी कैन से अगेन एंगुलर डिफॉर्मेशन, बट ऑब्वियस है रेट की बात हो रही है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, ये दोनों हमेशा बराबर होगा। ओके, तो एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, जिस फोर्स से ये इसको खींच रहा है, ये वाले मॉलिक्यूल को, लेकिन ये मॉलिक्यूल इसको वापस इस तरफ खींच रहा है, तो बट ऑब्वियस है एक फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो न्यूटन ने सबसे पहले इस चीज को ऑब्जर्व किया, और चूंकि इस तरह से फोर्स लग रहा है, और इस तरह से कभी भी फोर्स लगता है अलोंग ऑपोजिट एक्सिस, आई मीन इस तरीके से, इस तरह से, तो हम लोग उसको टर्म देते हैं शियर फोर्स। ओके, तो शियर फोर्स न्यूटन को ये वाले रिलेशन से, हुक्स लॉ, आई होप हुक्स लॉ वाला एक रिलेशन आपको पता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, न्यूटन ने इसी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसको यहां पर अप्लाई कर दिया और कहा कि फॉर फ्लूइड्स शियर फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ shear strain या rate of strain you can say. So what Newton's law of viscosity states, Newton's law of viscosity states that, very easy, shear force is directly proportional to रेट ऑफ, ये टर्म तो हमेशा आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। खैर, आई होप स्ट्रेस बराबर आप जान रहे हो फोर्स अपॉन
area. Okay, so this is Newton's law of viscosity. Anyways, अच्छा यहाँ पर स्पेस है, हम लोग यहीं इसी को यूज करते हैं. अगर मैथमेटिकली हम लोग देखें, if tau is the shear stress, okay, then we can say tau is directly proportional to, यहाँ पर स्ट्रेन, देखो आप स्ट्रेन क्या हो रहा है, आइदर वो एंगुलर डिफॉर्मेशन या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट. ओके, आई होप इसको आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे स्ट्रेन से. तो वी कैन से dy बाई, सॉरी हाँ dy बाई, सॉरी du बाई डी, du du बाई dy इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी. यही था जो हम लोग पहले पढ़े थे. तो आइदर आप बोलोगे du बाई डी वाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट आई होप वाई एक्सिस पर चेंज हो रहा है, या टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिफॉर्मेशन, वो भी एक स्ट्रेन है, डी थीटा बाई टाइम के रिस्पेक्ट में एंगल में बदलाव आ रहा है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है. ओके, दैट इज ओनली स्ट्रेन. बेसिकली होता क्या है, चेंज बाय ओरिजिनल. ओके, तो यही चीज तो होगा. तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, या टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी. अब इसी में आई होप आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, और वही कांस्टेंट बन गया म्यू. तो म्यू डी यू बाई डी वाई या टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा बाई डी टी. ओके, तो यहां से निकल कर आता है म्यू इज द, आइदर इसको डायनेमिक विस्कोसिटी कहो आप, है ये कांस्टेंट लेकिन नाम डायनेमिक विस्कोसिटी है, या फिर कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ viscosity. Okay, so this is all about Newton's law of viscosity. Okay, that's all for today. Thank you.